अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इट्स डिकोडेड। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और थॉटफुल टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे, डिजिटल पाकिस्तान का सफ़र। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी और डिजिटल दुनिया में कहाँ पे खड़ा है और क्या ये प्रोग्रेस कर रहा है या ये बाकी ममालिक से पीछे रह गया है। साथ ही हम लोग अपने पड़ोसी ममालिक के साथ पाकिस्तान का कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि पाकिस्तान आज डिजिटली ग्रोथ में कहाँ पे खड़ा है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिजिटल पाकिस्तान विजन की। डिजिटल पाकिस्तान विजन 2018 में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने लॉन्च किया था। मकसद था मुल्क को डिजिटल और टेक्नोलॉजी के ज़रिए तरक्की की राह पर डालना। लेकिन ये आसान काम नहीं था क्योंकि हमारा मुल्क डिजिटल वर्ल्ड की रेस में काफ़ी देर से शामिल हुआ है। अब इस विजन के अंदर चंद एक गोल्स थे, जिसमें सबसे पहला गोल था इंटरनेट का फ़रोग। पाकिस्तान में सिर्फ 36% लोग ऐसे हैं जो कि इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, मगर गांव और देहाती इलाकों में अभी भी इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो अवेलेबल नहीं है। इसी तरह इसका एक गोल था डिजिटल सिस्टम्स का क़याम। जैसा कि नादरा और सेहत सहूलत प्रोग्राम को डिजिटल बनाया गया था, जिससे आईडी कार्ड्स और हेल्थ सर्विसेज लेना आसान हो गई हैं। ई गवर्नेंस के फ़रोग के ऊपर भी बात की गई थी उसके अंदर, ताकि सिटीज़न पोर्टल्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन ग्राउंड लेवल पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन अभी भी काफ़ी स्लो है। इसी तरह डिजिटल पेमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। जैज़ कैश और ईजी पैसा जैसे प्लेटफॉर्म्स ने लोगों को कैश की बजाय मोबाइल से पेमेंट करने की सहूलत दी थी। स्टेट बैंक का जो रास पेमेंट सिस्टम प्रोग्राम है वो एक और कदम है इसी डायरेक्शन की तरफ। डिजिटल वॉलेट को समझने की कोशिश करते हैं। डिजिटल वॉलेट बेसिकली मोबाइल या ऑनलाइन अकाउंट होता है जिसमें आप पैसे रखते हैं और विदाउट कैश आप पेमेंट्स कर सकते हैं, जो कि डिजिटली ट्रांसफ़र हो जाती हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे पास जैज़ कैश और ईजी पैसा सर्विसेज जो हैं वो अवेलेबल है पाकिस्तान के अंदर। अगर डिजिटाइजेशन में पाकिस्तान की करंट सिचुएशन की बात की जाए तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो इंटरनेट कनेक्टिविटी का है। पाकिस्तान में अभी भी एक बड़ा डिजिटल डिवाइड है, जैसे कि शहरी इलाके जिसमें लाहौर, कराची, इस्लामाबाद वगैरह शामिल हैं, वहाँ पे इंटरनेट काफ़ी एक्सेसिबल है। लेकिन देहाती इलाके अभी भी बहुत पीछे हैं। सिर्फ 36% लोगों के पास इंटरनेट मौजूद है, जबकि इंडिया के अंदर अगर ये देखा जाए तो ये रेशो 55% है। ब्रॉडबैंड यूज़र्स की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में ज़्यादातर जो लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं वो मोबाइल ब्रॉडबैंड यूज़ करते हैं, जिसकी स्पीड जो है वो सिर्फ 18 मेगाबिट्स पर सेकंड है, जबकि वर्ल्ड एवरेजेस 63 मेगाबिट्स हैं और इंडिया 50 मेगाबिट्स की एवरेज स्पीड प्रोवाइड करता है मोबाइल यूज़र्स को। इंटरनेट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है और देहाती इलाकों में अभी तक हमारे पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिसकी वजह से बार बार इंटरप्शंस होती हैं इंटरनेट के अंदर। पाकिस्तान में डिजिटल पेमेंट्स भी काफ़ी मशहूर हो रही हैं आजकल। जैज़ कैश और ईजी पैसा के ज़रिए लोगों को कैशलेस पेमेंट के तरीके समझ आना स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन अभी भी अक्सर लोग जो हैं वो कैश पर भरोसा करते हैं और डिजिटल पेमेंट से काफ़ी दूर हैं। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि पाकिस्तान में जो मंथली कैशलेस ट्रांजैक्शंस जैज़ और ईजी पैसा के थ्रू होती हैं वो सिर्फ 50 करोड़ की हैं, जबकि इंडिया के अंदर 10 अरब रुपए की कैशलेस ट्रांजैक्शंस की जाती हैं। और डिजिटल वॉलेट के यूज़ को बढ़ाने के लिए लोगों को इसके फ़ायदे और सिक्योरिटी के बारे में एजुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तान का जो स्टार्टअप कल्चर है वो अभी भी डेवलपिंग फेज़ के अंदर है। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तानी स्टार्टअप्स ने कोई 35 करोड़ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट रेज़ की, जो एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन अगर हम इसको इंडिया से कंपेयर करें तो वहाँ सिर्फ 2022 में 25 अरब डॉलर रेज़ किए गए थे। अब स्टार्टअप क्या होता है, वो बेसिकली एक नई सोच और आइडिया पर बेस्ड एक नया बिजनेस होता है जो लोगों के मसाइल को हल करता है, जैसे कि पाकिस्तानी स्टार्टअप्स थे करीम और बाइकिया वगैरह। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं फ्रीलांसिंग की। फ्रीलांसिंग के ज़रिए पाकिस्तानी यूथ ने डिजिटल दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। पाकिस्तान दुनिया का चौथा सबसे लार्जेस्ट फ्रीलांसिंग मार्केट है। फ्रीलांसिंग बेसिकली ऑनलाइन काम करना, जहां आप अपने स्किल्स को यूज़ करके क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं। ये कोई फिक्स जॉब नहीं होती, इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर आप अपनी स्किल सेट के लिए एक प्रोफाइल बनाते हैं और लोग आपको आके आपके काम की बेसिस पे चूज़ करते हैं और जैसे ही आप उनको काम डिलीवर करते हैं तो वो आपको पैसे दे देते हैं। इसी तरह ई गवर्नेंस की अगर बात की जाए तो ई गवर्नेंस के प्रोजेक्ट जैसे कि नादरा और सिटीज़न पोर्टल्स से हुकूमती काम काफ़ी आसान हुआ है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी अभी भी एक बड़ा चैलेंज है।
اور ہیکنگ کے کیسز کافی زیادہ بڑھ رہے ہیں پاکستان میں. پاکستان کا سائبر سیکیورٹی میں دنیا میں 79 رینک ہے. پاکستان کو چاہیے کہ وہ انڈیا کا سوچھتا کندرا ماڈل جو ہے اس کو ریپلیکیٹ کرے، جس میں بیسیکلی لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے انٹرنیٹ کو محفوظ بنا سکتے ہیں. پاکستان اس کے اوپر پالیسیز بنانے کی سٹیج پر ہے اور کوئی امپلیمنٹیشن ہم لوگ نہیں دیکھتے ریسنٹ ٹائمز میں پاکستان کے اندر سائبر سیکیورٹی کی. اس میں کافی ساری چیلنجز ہیں جس کا پاکستان کو سامنا ہے. اگر ہم اس چیز میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ان چیلنجز کو دور کرنے کی ضرورت ہے. سب سے بڑی چیز ہے رورل اربن ڈیوائیڈ جو ہے، دیہاتی علاقوں تک انٹرنیٹ پہنچانا کافی زیادہ ضروری ہے. اسی طرح جو سلو سپیڈز ہیں وہ کافی زیادہ پروڈکٹیوٹی کے اوپر اثر ڈالتی ہیں. پاکستان کو چاہیے کہ وہ اپنے انفراسٹرکچر کے اوپر کام کرے، جس سے ہم لوگ اپنے انٹرنیٹ کی جو ایوریج سپیڈ ہے وہ اچھی بنا سکتے ہیں، جس سے ہمارے دیہی علاقوں کے اندر بھی انٹرنیٹ ریڈیلی اویلیبل. اسی طرح ایک بڑا چیلنج یہ بھی ہے کہ لوگ ابھی ایجوکیٹڈ نہیں ہیں. ٹیکنالوجی کے فائدے لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے اور لوگوں کے اندر اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. سائبر سیکیورٹی سے ریلیٹڈ پالیسیز تو ہیں لیکن امپلیمنٹیشن اس کی کافی کمزور ہے. ان پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے اور سائبر لاز بنانے کی ضرورت ہے. اب جو اپرچونٹیز ہیں اس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یوتھ ریموٹ جابز کے ذریعے اچھے پیسے کما سکتے ہیں یوزنگ فری لانسنگ. اسی طرح سٹارٹ اپس کے لیے فنڈنگ اور ٹریننگ ملنے پر یہ سیکٹر کافی زیادہ بوم کر سکتا ہے. اور بلاک چین کی اگر بات کی جائے تو اگلے 10 سالوں میں پاکستانی اکانومی اگر اس پہ کام کرتی ہے تو یہ پاکستان کی اکانومی کو ٹرانسفارم کر سکتی ہے. بلاک چین کی اگر بات کی جائے تو بلاک چین بیسیکلی ایک ڈیجیٹل ریکارڈ سسٹم ہے جو کہ کرپٹو کرنسی اور فائنینشیل ڈیٹا کو سیکیور بناتا ہے. اسی طرح کولیبوریشن کی ضرورت ہے پرائیویٹ اور پبلک سیکٹرز کے اندر. اگر یہ سیکٹرز مل کے کام کریں گے تو جلدی ترقی پاسبل ہے. آخر میں سوال یہ ہے کہ پاکستان ڈیجیٹل دنیا میں کیسے ترقی کر سکتا ہے. اس کا جواب کچھ سٹیپس کے اندر ہے، جس میں سب سے پہلے ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کا قیام ہے. دیہاتی علاقوں تک بھی تیز رفتار انٹرنیٹ پہنچانے کی ضرورت ہے. اسی طرح ٹیکنالوجی کی جو تعلیم ہے وہ سکولز اور کالجز کے اندر مینڈیٹوری کرنی چاہیے اور ہر لیول کے اوپر ایجوکیٹ اور اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کرنا چاہیے. سائبر سیکیورٹی پالیسیز کو جلد سے جلد امپلیمنٹ کرنا ضروری ہے تاکہ کامن یوزرز کو ہیکر سے بچایا جا سکے. اور پرائیویٹ سیکٹر کولیبوریشن اس میں بہت ضروری ہے. ٹیکنالوجی کا سفر صرف گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے، پرائیویٹ کمپنیز کو بھی آگے آنا ہوگا. اگر یہ سب کچھ امپلیمنٹ ہو جائے تو پاکستان ڈیجیٹل دنیا میں ایک سٹرانگ ملک بن سکتا ہے. ڈیجیٹل پاکستان کا سفر جو ہے وہ مشکل ہے کیونکہ ہم کافی دیر سے اس ریس میں شامل ہوئے ہیں. ہمارے پاس ابھی انفراسٹرکچر اتنا سٹرانگ نہیں ہے، لیکن ٹیکنالوجی کے ذریعے ملک کا ہر شخص پروگریس کر سکتا ہے. بس ضرورت ہے ایک سٹرانگ ویژن اور امپلیمنٹیشن کی، اور یہ امپلیمنٹیشن صرف گورنمنٹ لیول پہ نہیں ہونی چاہیے، پرائیویٹ سیکٹرز کو بھی اس کے اندر آگے آنا چاہیے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی ممبرز کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں. اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.